अब सेकेंड राउंड के लिए रियो एक बड़ी सी स्क्रीन पर लाइव आकर लोगों को बताता है कि ये सेकेंड राउंड सभी लोगों के सामने लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और आप लोग सभी एक जगह बैठकर उसको लाइव देख पाएंगे और उसी के साथ ही साथ आपको भरपूर ऑक्सीजन और खाने के लिए सामान दिया जाएगा। अब वहाँ बहुत सारी गाड़ियां आने लगती हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिससे कि वो लोग आराम से लाइव टेलीकास्ट को देख सकें। अब हम 5-8 को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कहता है कि हम 6-1 का हम वेट करेंगे जब तक कि वो हमें सिग्नल ना दे दे और सिग्नल आते ही हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दरअसल ए जोन में जनरेटिंग यूनिट्स भेजे जा रहे थे जिससे किडनैप हुए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इस बात का पता 5-8 और उसकी टीम को लग चुका था, इसलिए वो उसको रोकने के लिए वहाँ पर आए थे। अब जैसे ही 6-1 बिल्डिंग के ऊपर से लाइट को ऑन ऑफ करता है तो उसको सिग्नल मिल जाता है। अब 5-8 उस गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। रास्ते में किसी को खड़ा देख ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। वो जैसे ही गाड़ी को रोकता है तो उसके सामने एक रिफ्यूजी खड़ा होता है क्योंकि वो देखने में एक रिफ्यूजी ही लग रहा था। तभी वो कहता है कि गाड़ी मुझे रोकनी नहीं चाहिए थी, साले को मार ही देना चाहिए था। लेकिन तभी उस पर गोलियों की बौछार होने लगती है और पूरी गाड़ी को तहस महस कर दिया जाता है। अब 4-1 5-8 के पास आती है और उससे कहती है कि इस जनरेटिंग यूनिट का क्या करना है। तो 5-8 कहता है कि इसमें बम लगाकर इसको ब्लास्ट कर दो क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है और फिर इसको बम लगाकर उसको तबाह कर दिया जाता है। अब सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है जिसमें रियो और कुछ सरकारी लोगों के साथ साथ डिलीवरी मैन भी शामिल है। ये रेस इतनी खतरनाक है कि इसमें इनकी जान भी जा सकती है क्योंकि सरकारी लोगों ने इनके पीछे बहुत सारे गुंडों को लगाया है जो कि अभी अभी कैद में थे और इन्हें बताया गया है कि अगर तुम इन्हें मारने में और पार्सल चुराने में कामयाब रहे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये वही कैदी हैं जो पहले रिफ्यूजी थे और डिलीवरी मैन से पार्सल को चुराया करते थे। अब सुनने वाले लोगों में से एक लड़का खड़ा होता है और एक कर्मचारी से कहता है कि हम इसको मार भी सकते हैं। तो वो इनसे कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें अपने पार्सल को बचाने में अगर इन्हें तुम्हें मारना भी पड़े तो तुम इन्हें मार सकते हो और इस रेस में जो अंतिम 2 लोग बचेंगे उनको अगले राउंड में भेज दिया जाएगा। तो यूनसावर खड़ा होता है और उससे कहता है क्या ये अगला राउंड फाइनल होगा। तो वो कहता है हाँ, ये अगला राउंड फाइनल होगा और इससे ही डिलीवरी मैन का चुनाव होगा। यूनसावर गाड़ी को चलाने के लिए अपनी कार के पास आता है तो उसकी कार की स्क्रीन में उसको दिखाया जा रहा था कि उसको कार को केवल सीधा ही चलाना है। यूनसावर अपने मन में सोचता है कि ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो इसे इजीली कर दूंगा। अब रेस को स्टार्ट कर दिया जाता है और वो लोग गाड़ी से चलने लगते हैं। उनको लाइव देखने के लिए ड्रोन कैमरा लगाए गए हैं जिससे कि उन पर नजर रखी जा सके। कुछ दूर चलने के बाद उनके पीछे उन्हीं कैदियों की गाड़ी आने लगती है जो कि उनसे पार्सल छीनने के लिए आए थे। वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं और बुरी तरह से गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें एक आदमी की मौत भी हो जाती है। अब हम एक लंबे बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि रिफ्यूजी गाड़ियों को बहुत बुरी तरह से तबाह करता जा रहा था और उनको मारता जा रहा था। लेकिन तभी यूनसावर की गाड़ी पर एक आदमी अटैक करता है तो अब यूनसावर भी अपनी गन निकालकर उन लोगों पर अटैक करने लगता है। अब हम उस काली लड़की को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से लोगों को मार रही थी। इसमें लोग मरते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। यूनसावर का नंबर 8वां था क्योंकि वो बहुत पीछे चल रहा था और अब कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना लोगों ने की भी नहीं थी। रियो अपने पास रखे लाल बटन को दबा देता है जिससे एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। अब यूनसावर और वो सारे लोग इसे देखकर डर जाते हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था तो वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग की गिरने की वजह से उसके कुछ टुकड़े गाड़ियों पर गिरने लगते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग पार भी निकल जाते हैं। लेकिन यूनसावर की गाड़ी पर एक बंदा अटैक कर देता है जिससे कि उसकी गाड़ी आगे नहीं निकल पाती। तो यूनसावर अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर साइड में मोड़ लेता है जिससे उसकी गाड़ी रास्ते से बाहर हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि वो इस रेस से बाहर हो चुका है और अगर उसे इस रेस में वापस आना है तो उसे रास्ते पर भी वापस आना होगा। अब हम रिफ्यूजी गाड़ी को देखते हैं जो कि यूनसावर की गाड़ी को बहुत बुरी तरीके से पीछे की ओर घसीटती हुई ले जा रही है। वो यूनसावर की गाड़ी को एक बिल्डिंग के बीच से नीचे की ओर ढकेल देती है जिससे लकीली यूनसावर की गाड़ी रास्ते पर वापस आ जाती है। लेकिन अब सिर्फ 3 लोग ही बच पाए थे, यूनसावर और वो काली लड़की और वो लंबे बाल वाला लड़का। अब रिफ्यूजी गाड़ियों का यूनसावर की गाड़ी पर अटैक होता है जिससे कि यूनसावर की गाड़ी बहुत बुरी तरह पलट जाती है। अब 5-8 बहुत उदास हो जाता है लेकिन यूनसावर अपनी गाड़ी से अपने पार्सल को निकालकर बाहर निकलता है। वो अपने रास्ते पर आगे की ओर भागने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उस काली लड़की पर पड़ती है जिसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो लड़की उसकी तरफ गन दिखा देती है। तभी यूनसावर कहता है रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो अपने पार्सल और अपनी गन को उसकी गाड़ी में रखकर पीछे से धक्का देने लगता है लेकिन तभी रिफ्यूजी लोग उन पर फिर से अटैक करने लगते हैं। यूनसावर पूरी ताकत के साथ उस गाड़ी को धक्का देता है और उस गड्ढे से निकाल देता है। अब वो दोनों लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तभी रिफ्यूजी लोग उन पर फिर से अटैक करते हैं और एक आदमी गाड़ी के ऊपर आकर यूनसावर को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है और साइड वाले गेट से एक आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वो लड़की उन लोगों को मारने के लिए हैंड ब्रेक का यूज करती है जिससे कि वो लोग गाड़ी के एकदम से रुक जाने पर वो लोग बाहर की ओर निकल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि उस गाड़ी के साथ साथ वो लड़की भी नीचे गिर जाती है। अब सिचुएशन और भी कठिन हो जाती है क्योंकि अब यूनसावर को 2 चीजों में से सिर्फ एक चीज को चुनना था, या तो फिर वो आगे बढ़ जाता या फिर वो उस लड़की की मदद करता क्योंकि वो
लड़की पीछे ही रिफ्यूजीज के बीच फंसी हुई थी। अब हम उस लंबे बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि अब यूनसाबर की गाड़ी को अभी अभी क्रॉस कर रहा है। तभी हम 5-8 को देखते हैं जो कि अपनी जगह बैठा हुआ खुद से कहता है, अबे पागल वहाँ क्या कर रहा है, गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं तो हार जाएगा। लेकिन यूनसाबर ऐसा नहीं करता, बल्कि वो पीछे जाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है और वो उसे बचा लेता है। अब वो अपनी मंजिल की ओर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले ही वो लंबे बाल वाला लड़का वहाँ पर पहुंच गया था। लेकिन जब ये दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो चेकिंग यूनिट इनका पार्सल चेक करते हैं, जिसमें उस लड़की का पार्सल तो बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन यूनसावर के पार्सल को कुछ गोलियां लगी थी जिससे उसका पार्सल खराब हो गया और उसको उस रेस से बाहर कर दिया जाता है। 5-8 इस बात से बहुत दुखी होता है। वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने ट्रेनिंग सेंटर में आ जाता है। यूनसावर कहता है कि मैं भी तो इसके साथ ही आया हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारा पार्सल खराब हो गया है, इसलिए तुमको इस रेस से बाहर किया जाता है। अब यूनसावर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसका आखिरी मौका भी उससे छीन लिया गया। अब हम मेजर को रक्षा मंत्री के साथ रियो के ऑफिस में देखते हैं। रियो मेजर से कहता है कि मुझे एक अच्छे पुनर्वास के लिए लोगों का निजी डेटा चाहिए होगा, जिससे कि हम ये पुष्टि कर सकें कि वो लोग पुनर्वास के लायक हैं। मेजर ने उनकी भलाई के लिए रियो को उनका डेटा दे दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि जब लोग पुनर्वास में जाएंगे तो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, तो उसमें अगर उनका निजी डेटा दे भी दिया जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मेजर रक्षा मंत्री के कहे मुताबिक उनको सारी जानकारी दे देती है, लेकिन अब रियो उससे कहता है कि उम्र, लिंग और ऑक्सीजन की खपत ही पुनर्वास के लिए ये 3 मापदंड काफी नहीं है, बल्कि हमें निवासी का निजी डेटा और सेहत, पैसा, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, बाकी के सभी डीएनए टेस्ट के बारे में हमें बताना होगा। लेकिन मेजर उससे कहती है कि ये कानून के खिलाफ है, हम किसी का डेटा आपको नहीं दे सकते और मुझे सरकार की नीतियों का पालन करना होगा। जब तक कि वो हमें कोई ऑर्डर नहीं दे देते हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी रियो अपने फोन से एक कॉल लगाता है और उसकी बात मेजर से करा देता है, तो मेजर उसको निजी डेटा देने के लिए मान जाती है। अब हम यूनसावर को देखते हैं जो कि छत पर निराश बैठा होता है। उससे ऐसा लग रहा था कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। वो दुखी तो इस बात से था कि वो रेमी के आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक कार आ रही है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि यूनसावर बहुत खुश है और उसके हाथ में एक बैंड भी होती है। वो भागता हुआ अपने दादाजी और अपने दोस्तों के पास जाता है, तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि देखो मुझे फाइनल में जाने का मौका मिल गया। तो उसका दोस्त उससे कहता है क्यों, क्या हुआ, कोई पीछे हट गया क्या? तो यूनसावर कहता है तुझे कैसे पता चला? वो लड़की जो मेरे साथ जीती थी उसके हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए वो पीछे हट गई है, इसलिए उसकी जगह पर मुझे फाइनल में भेजा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था इसके पीछे भी एक चाल थी जिसे रियो ने चला था। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जिसमें रियो के पास एक आदमी आता है। वो रियो से कहता है कि जो लोग फाइनल में जाने वाले थे उसमें से एक लड़की पीछे हट गई है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई है और अब उसने फाइनल में जाने से मना कर दिया है। अब चेकिंग यूनिट का कहना है कि उस लड़के को फाइनल में जाना चाहिए, तो उसकी बात पर रियो कहता है बिल्कुल उसे ही भेजा जाएगा। मुझे तो इस बात की पहले से ही फिक्र थी, बल्कि उस लड़के को निकलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उससे हमें बहुत लंबा फायदा होने वाला है। अब हम मेजर को रिफ्यूजी इलाके में देखते हैं जो कि वो उन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी जिनके गले पर टैटू वाला निशान था। वो यहाँ एक आदमी से कहती है कि अगर तुम्हें इस तरह के टैटू वाला कोई भी इंसान दिखे तो तुम्हें तुरंत ही हमें खबर कर देनी है। वो आदमी कहता है ठीक है, अगर मुझे कोई आदमी ऐसा दिखेगा तो मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा। और वो मेजर से कहता है कि क्या मैं इस निशान को और भी रिफ्यूजी इलाकों में बंटवा दूं? तो मेजर कहती है कि हाँ जरूर, इसे पूरे इलाके में बंटवा दो जिससे कि हम उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। उस आदमी के शरीर की चमड़ी बिल्कुल उधड़ी हुई थी, तो मेजर अपने आदमी से कहती है कि ये आदमी लगता है बहुत बीमार है। तो मेजर के साथ वाला आदमी कहता है नहीं मैम, ये ऑक्सीनियम की खदान में काम करता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और सुना जाता है कि कुछ साल पहले ऑक्सीनियम की खदान में करने वाले व्यक्तियों की हड्डियां लोहे की होती थी जिनको म्यूटेंट कहते थे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि यूनसावर भी किसी खदान में काम करने वाले का लड़का है जो रिफ्यूजी इलाकों में लड़ाइयों के चलते गुम हो गया था, लेकिन उसे मेजर ने बचाकर उसे अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ ही रखने लगी। अब हम 5-8 को देखते हैं जो कि एक बस के बाहर लोगों को मार रहा होता है। वहाँ पर उसके साथी भी थे। वो लोग कार में बैठे लोगों को गोलियों से मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल ये लोग बच्चों की किडनैपिंग करके उनको प्रधान जोन लेकर जा रहे थे जिन पर रियो एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन 5-8 ने इन सारे बच्चों को बस में से निकालकर इनको बचा लिया और अब बस का ड्राइवर बाहर निकल कर आता है और इस किडनैपिंग की खबर उसने ही रियो को दी थी क्योंकि वो बस का ड्राइवर एक रिफ्यूजी था जो प्रधान जोन में काम करने के लिए गया था, लेकिन वो पूरी तरह से प्रधान जोन का आदमी नहीं बना, बल्कि वो पहले रिफ्यूजी होने के कारण वो 5-8 का दोस्त था। तो वो 5-8 उससे कहता है कि जब तुम वापस जाओगे तो उससे क्या कहोगे? तो वो कहता है क्या मतलब? तो 5-8 हंसते हुए उससे कहता है कि अगर तुम वापस जाओगे तो क्या तुम्हें वो ऐसे ही जाने देगा? ये नहीं पूछेगा कि वहाँ पर क्या हुआ था? अब जल्दी बताओ, गोली हाथ में मारनी है या पैर में? तो वो कहता है अरे रुको, हाथ में ही मार दो। लेकिन 5 कहता है नहीं रुको, पैर में मारता हूँ। 5-8 उसके पैर में गोली मार देता है। अब रियो के पास उसका आदमी खबर देता है कि हमारे लोगों को मारकर रिफ्यूजी बच्चों को छुड़ा लिया गया है, सिर्फ एक ही बस का ड्राइवर बचा है और वो भी बहुत बुरी तरह से घायल है। रियो कहता है इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे काम में टांग अड़ाने लगा? तो वो आदमी कहता है इसकी जांच
जांच चल रही है। कोई भी खबर आते ही मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। अब हम रिफ्यूजी इलाके में देखते हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग लास्ट राउंड को देखने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि अब तीसरा राउंड शुरू होने वाला है। इधर तीसरे राउंड के लिए यूनसावर को प्रधान जोन ले जाया जा रहा है, जो कि 4-1 के साथ है। अब हम देखते हैं कि यूनसावर जमीन के 5 किलोमीटर अंदर चल रहा है। वो उस नई दुनिया में पहुंचने के बाद कहता है, ये तो बहुत ही अद्भुत है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो 4-1 उससे कहती है कि यहाँ पर तुम मास्क अपना निकाल सकते हो, यहाँ की हवा बिल्कुल साफ है। जैसे ही यूनसावर अपना मास्क निकालता है तो वो एक चैन की सांस लेता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अंतिम पार्ट 15 जनवरी को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।